हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये जो वीडियो है ये बीएससी का वीडियो रहेगा। बीएससी फिजिक्स का वीडियो है सेमेस्टर 1 के लिए, सेमेस्टर 1। और हमारा न्यूटोनियन मैकेनिक्स चल रही थी। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में यूनिट नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था और अब इसमें एक दो वीडियो आएगा, ये यूनिट नंबर 3 भी आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो आज का हम स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक कई सारी चीजों को हम कवर करेंगे और इसके बाद जो अगला जो वीडियो आने वाला है, इससे अगला वाला जो कल वीडियो जो मिलेगा आपको, कल या आज शाम को जो वीडियो मिलेगा इससे अगला वाला, वो बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक डेरिवेशन है और इस पूरी मैकेनिक्स का सबसे बड़ा डेरिवेशन है, वो कराऊंगा मैं। पहले समझिएगा, उसका जो जान है वो इस वाली वीडियो में, यहां से चीजों को समझोगे तभी उसको कर पाओगे, इसलिए इसको ढंग से कर लेना। ये थ्योरी मैंने ग्रुप में भेज दी थी रात ही, ये थ्योरी मैंने ग्रुप में डाल दी थी। जिन स्टूडेंट्स ने, जिन भाई बहन ने ग्रुप नहीं ज्वाइन कर रखा है तो वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, कोई आपका उस बैच में जुड़ने का कोई पैसा नहीं है, वहां पर ये वीडियो वगैरह ये सारी चीजें आपको मिलती रहती है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे आज की वीडियो में आयतन विकृति। आयतन विकृति क्या होती है, यानी कि वॉल्यूम स्ट्रेन, और एक अविलंब प्रतिबल यानी नॉर्मल स्ट्रेस। अविलंब प्रतिबल क्या होता है और आयतन विकृति क्या होती है। अब ऐसा समझिएगा, आप देखिएगा, मैं आपको समझाता हूं कि मेरे पास एक बैलून है, यानी गुब्बारा है। गुब्बारे में मैंने क्या कर दिया, हवा भर दी। हवा भरने के बाद उसको टाइट बांध दिया। कल्पना करो दिमाग में अपना, जैसे मैं बोल रहा हूँ बैलून, आप समझ लो आपके हाथ में बैलून मिल गया, बचपन में पहुंच जाओ, उसमें आपने हवा भरवा दी, गैस भरवा दी बैलून के अंदर, और आपने क्या किया, उस बैलून को टाइट बांध दिया और एक पानी से भरे टब के अंदर उसको डुबा दिया। तो पानी के अंदर जो पानी का जो प्रेशर है उसको चारों तरफ से क्या करेगा, उसको प्रेशराइज करेगा, यानी कि उस गुब्बारे को चारों तरफ से प्रेशर डालेगा। तो गुब्बारे का आयतन थोड़ा सा कम हो जाएगा। एक समय बाद देखोगे तो बिल्कुल छोटा होता चला जाएगा। गुब्बारे को भी आप बचपन में लेकर आए होंगे, 10 दिन तक उस टाइट बंधे बनाए को भी बाहर रखोगे तो बाहर के प्रेशर के कारण वो अपने आप छोटा होता चला जाता है, आकार उसका छोटा होता चला जाता है। बात समझ रहे हो? तो वो, इसका मतलब देखो, इस तरीके से मैं आपको नॉर्मल यहाँ पर समझा दूं। देखिएगा कि आपका, देखिए ये इस तरह से बैलून है और इस पर हमने क्या करा, चारों तरफ से क्या करेगा, इसको पानी से भरे टब में रखूंगा तो चारों तरफ से, पानी से भरे टब में चारों तरफ से क्या लगेगा, इस पर प्रेशर लगेगा, और ये प्रेशर क्या कर देगा, इसको, गुब्बारे के आयतन को क्या कर देगा, कम कर देगा। आकार वही, ये गोलाकार है, आकार ये गोलाकार है तो गोला ही बना रहेगा, लेकिन इसका जो आकार है इस तरीके से, यानी कि ये कैसा हो जाएगा, इसका आकार अब छोटा हो जाएगा, यानी कि इसका वो वॉल्यूम है घटकर कम रह गया, यानी इतना रह गया वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम पहले V था, तो अब इसका जो वॉल्यूम है V माइनस डेल्टा V रह गया। ठीक है, अब इसको देखिएगा, पानी के जार में ले जाने से पहले इसकी सतह पर, यानी इस तरीके का था, इसका सतह कुछ थी, इसका प्रेशर कुछ था, पानी के अंदर ले गए तो इस पर एक्स्ट्रा पी प्रेशर और लगा, इस पर एक्स्ट्रा। ठीक है, बात समझ रहे हो? बाहर है, गुब्बारे की सतह बाहर है, यानी ना, यहाँ पर मेरे हाथ में गुब्बारा रखा है सपोज दैट, तो इस पर जैसे मेरे पास ये गिलास है तो गिलास की इस सतह पर, यानी अब नॉर्मल अवस्था पर भी इस पर कुछ ना कुछ यहाँ पर चारों तरफ से क्या लग रहा है, इस पर प्रेशर लग रहा है, अर्थात दाब इस पर अभी भी लग रहा है। जब मैं इसको पानी के अंदर डुबाऊंगा तो पानी के अंदर और एक्स्ट्रा इस पर दाब लगेगा, एक्स्ट्रा दाब लगेगा, जो कि लाइक यदि ये बैलून होता तो उसके आकार को क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, तो इस समय, यानी कि जब पानी के अंदर इस पर ले गए तो इसकी सतह पर लंबवत कार्य करने वाले दाब को हम क्या बोलेंगे, अविलंब प्रतिबल बोलेंगे। और इसका आयतन जो कम हो गया है, प्रारंभिक आयतन की अपेक्षा इसका कितना आयतन कम हुआ, वो इसकी आयतन विकृति होगी, यानी कि इसका आयतन कम हो गया, अर्थात आयतन में विकृति पैदा हो गई, यानी कि बिगड़ गया। तो यही चीज यहाँ पर बताई है, सारी चीजें आप सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखिएगा, देखिए, जब किसी पिंड
जैसे कि गेंद है, वायु से भरा गुब्बारा है, कोई भी चीज। जब किसी पिंड को किसी अधिक दाब के द्रव में डुबोते हैं, यानी कि जब किसी वायु से भरे गुब्बारे को अधिक दाब वाले द्रव में डुबोते हैं, तो पिंड के प्रत्येक बिंदु पर जलीय दाब, पिंड के प्रत्येक बिंदु पर जलीय दाब पृष्ठ के लंबवत भीतर की ओर कार्य करता है। यानी कि ये जो इस तरीके से पिंड है, तो उसके चारों तरफ से क्या लगेगा, एक दाब लगेगा, जो कि उसके कैसा लगेगा, अंदर की ओर, उसके आयतन को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो जलीय दाब पृष्ठ के लंबवत भीतर की ओर कार्य करता है, जिस कारण पिंड के आयतन में कमी हो जाती है। यानी गुब्बारा क्या हो गया, पिचक गया। ठीक है, आयतन में कमी हो जाती है, जबकि उसके रूप में कोई बदलाव नहीं होता। अर्थात यदि पिंड गोल है तो गोल ही रहेगा। यानी कि ये गिलास है, जब ये कमजोर हो जाएगा, अर्थात इसके आयतन में कमी होगी, तो गिलास की शेप वही रहेगी, इसका आकार वही रहेगा, चारों तरफ से थोड़ा 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 कम हो जाएगा। बात समझ रहे हो? ऐसा नहीं एक तरफ से ये गोल था, पिचका दिया तो एक तरफ से इसका त्रिभुज बन गया, टेढ़ा हो गया, ऐसा करके नहीं, पूरा दाबा जाएगा, एकदम पूरा दाबा जाएगा, तो उसका आकार में, रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आकार छोटा भले हो जाएगा, लेकिन रूप वही रहेगा। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, गोला है तो गोला। ठीक है, बात समझ रहे हो? ठीक है, तो जलीय दाब के कारण वस्तु के एकांक आयतन में होने वाली कमी को क्या कहते हैं, वस्तु में उत्पन्न आयतन विकृति कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो बाहरी दाब के कारण किसी वस्तु के एकांक आयतन में होने वाले कमी को हम आयतन विकृति अर्थात वॉल्यूम स्ट्रेन कहते हैं। अब आपसे कोई आयतन विकृति पूछने लगे तो आप बता दोगे कि जब किसी वस्तु का आयतन बाहरी दाब के कारण कम हो जाए, तो वस्तु के आयतन, एकांक आयतन में होने वाली कमी को आयतन विकृति कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो यहां से एक फॉर्मूला भी हम बना देंगे, आयतन विकृति बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आयतन में कमी बट्टे प्रारंभिक आयतन, अर्थात डेल्टा वी की कमी हो गई और प्रारंभिक आयतन वी था। बात समझ में आ गई? और इसमें माइनस जरूर लगा देंगे। माइनस चिन्ह सिर्फ और सिर्फ यह बता रहा है कि आयतन में कमी हो रही है। ठीक है, चलिएगा अब आगे। इस अवस्था में वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर क्षेत्रफल के लंबवत या लंब दिशा में कार्य करने वाले बल को या दाब वृद्धि को वस्तु में उत्पन्न अविलंब प्रतिबल कहते हैं। यानी कि यहां पर पानी से बाहर आपका क्या रखा है, यहां पर बैलून रखा हुआ है, इस पर भी कुछ ना कुछ अभी दाब लग रहा होगा, लेकिन जब इसको पानी के अंदर रखा तो उस पर और पानी के कारण और एक्स्ट्रा दाब लगने लगा, तो उस दाब वृद्धि को हम क्या बोलेंगे, अविलंब प्रतिबल कहेंगे। बात समझ में आ गई? अब हमारा इंपोर्टेंट टॉपिक आ जाता है, यहां से इंपोर्टेंट, इसको इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। क्या है इंपोर्टेंट? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, बहुत ज्यादा, बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी। ठीक है, या बल्क मॉडुलस आप बोल सकते हो, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, चलिएगा अब आते हैं लघु विकृतियों के लिए, अर्थात प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर वस्तु में उत्पन्न अविलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को वस्तु के पदार्थ का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे हम बी से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि बल्क मॉडुलस है इसलिए हम इसको बी से प्रदर्शित करते हैं। टोटल मिला के बात यह है कि लघु विकृतियों के लिए अविलंब प्रतिबल, वस्तु पर कार्य करने वाले अविलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ठीक है, माना किसी क्षण किसी वस्तु के पृष्ठ का जो दाब है वो P है और उसका आयतन V है। माना वस्तु के पृष्ठ पर दाब P से
बढ़ाकर P प्लस स्मॉल p कर देने पर वस्तु के आयतन में कमी हो जाती है। और कितनी कमी हो जाती है? डेल्टा V की कमी हो जाती है। तो वस्तु का आयतन कितना बचेगा? घटकर V माइनस डेल्टा V रह जाता है। यानी कि यहां पर देखिएगा, इस तरह से यहां पर मैंने आपको बताया कि नॉर्मल 3 कंडीशन आप समझिए। पहले कंडीशन ये थी, इसका इस पर दाब है P इस समय। अब हमने इसको पानी के अंदर ले गए तो इस पर दाब क्या हो गया? बढ़ गया, P प्लस स्मॉल p और लगने लगा। चारों तरफ से दाब क्या हो गया? बढ़ गया। जैसे ही दाब बढ़ा तो इसका आयतन कम हो गया। तो यहां पर इसका वॉल्यूम V था, घटकर क्या रह गया? V माइनस डेल्टा V रह गया। ठीक है, तो ये दाब बढ़ाने पर उसके आयतन में क्या हो गई? कमी हो गई। ठीक है, तो वो चीज हमको पता चल गया। अब यहां से हम निकालेंगे आयतन। तो देखिएगा, अविलंब प्रतिबल यहां से पता चल गया। अविलंब प्रतिबल यानी कि दाब वृद्धि, अर्थात P इतना ही तो दाब बढ़ाया था, स्मॉल p हमने दाब बढ़ाया था। वस्तु में उत्पन्न आयतन विकृति कितनी? डेल्टा V बट्टे V, ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पर क्या लगाएंगे? सिर्फ और सिर्फ माइनस हॉल लगा देंगे। माइनस का मतलब क्या है? ये केवल ये दिखा रहा है कि आयतन में क्या हो रही है? कमी हो रही है। ठीक है, अब हम निकालेंगे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, अर्थात बल्क मॉडुलस B बराबर। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? अविलंब प्रतिबल बट्टे आयतन विकृति। अविलंब प्रतिबल स्मॉल p, ये स्मॉल है, और ये क्या है आपका? डेल्टा V बट्टे V, और माइनस लगा दिया, आयतन में कमी। नीचे का V ऊपर चला जाएगा, पीवी बट्टे माइनस डेल्टा V। ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि दाब में वृद्धि होने पर आयतन में कमी होगी। इससे यह निश्चित होता है कि किसी पदार्थ के लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है, किसी पदार्थ के लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कैसा रहता है? सदैव धनात्मक रहता है। सदैव धनात्मक रहेगा। वॉल्यूम में कमी होगी लेकिन आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कैसा रहेगा? ऋणात्मक रहेगा। बात समझ में आ गई? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है, और इसका जो विमीय सूत्र होता है वो कितना होता है? एम एल माइनस 1 और टी माइनस 2। आप लिख सकते हो, ये नहीं समझ में आ रहा, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 ये होता है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया? अच्छे से आ गया होगा। ओके, चलिए। एक सेकंड में इसको देख ले रहा हूं। आयतन न्यूटन मीटर, न्यूटन का मतलब एम एल टी माइनस 2, और मीटर का मतलब एल। एल स्क्वायर आना चाहिए यार, एम एल स्क्वायर न्यूटन मीटर। इसका न्यूटन प्रति मीटर तो नहीं है। एक सेकंड में देख ले रहा हूं इसका। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ओके, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक देखिएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कर लीजिए, और विमीय सूत्र अब सही है, विमीय सूत्र अब सही है। ओके, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। तो इसका मात्रक क्या है? मात्रक जरूर ढंग से कर लीजिएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक है। ओके, और विमीय सूत्र ये है। ओके, चलिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक थी, हमको लगा मिस्टेक है यहाँ पर, तो इसलिए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब यहां से देखिएगा, नोट नंबर 1, आयतन विकृति पदार्थ की तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में उत्पन्न की जा सकती है। आयतन विकृति ठोसों में भी हो सकती है, गैसों में भी हो सकती है, और द्रवों में भी हो सकती है। नोट नंबर 2, समान दाब परिवर्तन के लिए गैसों में आयतन विकृति सबसे ज्यादा सर्वाधिक होती है। यानी एक समान दाब पर, यानी कि मैं कह रहा हूं 50 एटीएम दाब है, इसमें एक ठोस पर भी 50 एटीएम दाब लगाया जा रहा है, गैस पर भी लगाया जा रहा है, और द्रव पर भी। तो सबसे ज्यादा आयतन में कमी किसके में होगी? गैस के में, उसके बाद द्रव के में, उसके बाद ठोस के में। सीधी सी बात है भाई, ठोस पर हम ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, कम इसका आयतन होगा। द्रव जल्दी से कम हो जाएगा, और गैसों में तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे का टॉपिक आ जाता है संपीड़ता, कंप्रेसिबिलिटी। ये क्या होती है? किसी पदार्थ के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को हम उस पदार्थ की संपीड़ता कहते हैं, इसे हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है,
अतः संपीडता यानी बीटा बराबर 1/1 आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। ओके, संपीडता का मात्रक क्या होता है भाई? संपीडता का मात्रक क्या होता है? तो इसको देखिएगा, इसका जो मात्रक है वो हम आपको बता दें। इसको संपीडता का मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन, मीटर स्क्वायर प्रति ये, ठीक है। नहीं समझ में आए तो मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन, ये इसका मात्रक होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे नोट करके इसको भी समझिएगा। किसी पदार्थ की संपीडता यह प्रदर्शित करती है कि उस पदार्थ को कितनी आसानी से दबाकर उसके आयतन में कमी की जा सकती है। अर्थात ये जो संपीडता है यह बताती है कि किसी पदार्थ के आयतन में कितनी आसानी से दबाकर उसके आयतन में कितनी ज्यादा वृद्धि कमी की जा सकती है। अर्थात आगे देखिएगा, जिस पदार्थ को जितनी आसानी से दबाया जा सकता है उसकी संपीडता उतनी ही अधिक होगी। यानी कि अब मैं बात कर रहा हूं, मेरे पास ये स्टील है, स्टील का गिलास है, और एक मेरे पास समझ लो रबड़ होती, तो इस स्टील के गिलास में गिलास को ज्यादा आसानी से दबाया जा सकता है या रबड़ को आसानी से दबाया जा सकता है? रबड़ को ज्यादा दबा सकते हैं, गिलास को नहीं दबा सकते। इसका मतलब क्या है? रबड़ को हम ज्यादा दबा सकते हैं तो रबड़ की जो संपीडता है वो ज्यादा होगी, और स्टील को हम कम दबा सकते हैं तो इसकी संपीडता कम होगी। बात समझ में आ गई? जिस पदार्थ को जितनी आसानी से दबाया जा सकता है उसकी संपीडता उतनी ही ज्यादा होती है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है सीधे सीधे, रबड़ की संपीडता स्टील की तुलना में बहुत अधिक होती है। रबड़ की संपीडता स्टील की तुलना में अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि संपीडता का अर्थ होता है कि किसी पदार्थ को कितनी आसानी से दबाया जा सकता है। अर्थात जिस पदार्थ की संपीडता ज्यादा होती है उस पदार्थ को हम बहुत आसानी से ज्यादा दबा सकते हैं। जैसे कि यदि ये लोहे की तकिया होती तो इसको हम दबा नहीं सकते थे, क्योंकि ये गद्दा बहुत आसानी से ऐसे दबा दिया, तो मतलब क्या है कि इसकी संपीडता ज्यादा है। बात समझ में आ गई? संपीडता का मतलब क्या है? ठीक है, आगे बात कर रहे हैं ठोस, द्रव, गैसों में गैसों की संपीडता सबसे अधिक होती है, फिर द्रवों की उनसे कम, और ठोसों की सबसे कम, क्योंकि ठोसों को बहुत कम दबाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाता है आपका दृढ़ता गुणांक। दृढ़ता गुणांक या अपरूपण गुणांक, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, वेरी इंपोर्टेंट है आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, 3.5 नंबर के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दृढ़ता गुणांक क्या होता है, अपरूपण गुणांक क्या होता है? तो देखिए बहुत ही सिंपल है। लघु विकृतियों के लिए वस्तु के स्पर्श रेखीय प्रतिबल और तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को वस्तु के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक कहते हैं। इसे हम ईटा बोलते हैं, ईटा से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात ईटा बराबर स्पर्श रेखीय प्रतिबल बट्टे अपरूपण विकृति, यानी किसी वस्तु के स्पर्श रेखीय प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को दृढ़ता गुणांक कहते हैं। अब ये स्पर्श रेखीय प्रतिबल क्या होता है, अपरूपण विकृति क्या होती है, बात को ऐसे समझो। देखिएगा, ये किताब है एकदम सीधी रखी हुई है। अब मैंने क्या किया, इस किताब को मैंने थोड़ा सा बल लगाकर ऐसे कर दिया, टेढ़ा कर दिया। देखिए बड़ी किताब पर आपको अच्छे से समझ में, बात को ऐसे समझो, ये है पूरा एकदम फिक्स रखी हुई है। अब इसको देखिए ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल एकदम ये सीधी है। अब ये सीधी है, अब मैंने इस पर क्या लगाया, फोर्स लगाया, इसकी सतह पर फोर्स लगाया, नीचे की सतह को मैंने फिक्स कर लिया, ऊपर की सतह को मैंने फोर्स लगाकर आगे देखिएगा ऐसे थी, ध्यान से समझिएगा, ऐसे थी, इसको मैंने ऐसे बढ़ा दिया। अब ये शेप ऐसे होगी, यानी ऊपर का सिरा आगे चला गया, तो इसके कोण में थोड़ी सी, यानी यहां से ये कोण थोड़ा सा झुक गया, ये झुक गया, तो इस पर कुछ
ये जो फोर्स लगाया तो ये कहलाएगा स्पर्श रेखीय प्रतिबल, और इसके कारण ये कितने डिग्री आगे की ओर झुक गई, ये जो सतह है कितने डिग्री आगे की ओर झुक गई, ये कहलाएगी अपरूपण विकृति। बात समझ में आ गई? आपको अच्छे समझ में आ गई? तो ये स्पर्श रेखीय प्रतिबल यानी कि एकांक सतह पर कितना हमने फोर्स लगाया, ये अपरूपण प्रतिबल बने, स्पर्श रेखीय प्रतिबल बनेगा, और अपरूपण विकृति कितने डिग्री वस्तु आगे की ओर खिसकी, तो वो क्या कहलाएगी? आपका थीटा कहलाएगा। ठीक है, बात को ऐसे समझो कि ये देखिएगा, ये एक मान लीजिए ये कोई क्यूब की शेप है, इस तरीके का क्यूब है। ठीक है, इस तरीके का क्यूब है। अब मैंने इस पर क्या लगाया? इस पर मैंने फोर्स लगाया, इस चीज को मैंने फिक्स कर दिया, इस वाली चीज को मैंने फिक्स कर लिया, तो ये क्या होगा? इस तरीके से आगे की ओर झुक जाएगा, ये आगे की ओर झुक जाएगा। तो अब इसकी सतह पर जो हम फोर्स लगा रहे हैं ये स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहलाएगा, और ये कितना, यानी यहां पर इस तरीके से इसको रखा होना चाहिए था, और ये कितने डिग्री ये आगे की ओर झुक गया, ऐसे रहना चाहिए था इसको, तो ये थीटा डिग्री आगे की ओर झुक गया, आगे की ओर थीटा डिग्री आगे की ओर बढ़ा है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? अपरूपण विकृति कहलाएगी। तो एफ अपॉन ए थीटा ये आपका बन जाएगा। तो दृढ़ता गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है भाई? दृढ़ता गुणांक का ऐसा ही मात्रक मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका जो ऐसा ही मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर होता है। विमीय सूत्र इसका क्या होता है भाई? इसका एम एल माइनस वन, एल, इसको मैं यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मात्रक क्या है भाई? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और विमीय सूत्र आपसे कोई पूछने लगे एम एल माइनस वन और टी माइनस दो। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। नोट, अपरूपण विकृति केवल ठोसों में उत्पन्न की जा सकती है, अपरूपण विकृति केवल ठोसों में उत्पन्न की जा सकती है, अतः दृढ़ता गुणांक केवल ठोसों का अभिलक्षण है, अर्थात ठोसों का अभिलक्षण गुणांक है, यानी अपरूपण विकृति केवल ठोसों में उत्पन्न की जा सकती है, अर्थात ये जो दृढ़ता गुणांक केवल ठोसों का अभिलाक्षणिक गुण होता है, द्रवों और गैसों का नहीं, अर्थात ये द्रवों और गैसों में उत्पन्न नहीं किया जा सकता। द्रवों और गैसों में दृढ़ता गुण नहीं होता है, अतः इनका दृढ़ता गुणांक शून्य होता है। सिंपल सी बात है, ठोस भाई द्रव है, द्रव को कैसे हम झुका सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते। ठोस तो देखिए ये गिलास है, इसको थोड़ा सा आगे ऐसे बढ़ा दिया, यानी ठोस ऐसा खिसका सकते हैं, कि द्रव को थोड़ी ना खिसका सकते हैं, ना गैस को खिसका सकते हैं, इस तरीके से ऐसे नहीं झुका सकते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, आगे आ जाता है अनुप्रस्थ विकृति, या हमको इसको बोलेंगे पार्श्व अनुप्रस्थ विकृति या पार्श्व विकृति, यानी कि लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, लेटरल का मतलब पार्श्व यानी अनुप्रस्थ। ठीक है, अनुप्रस्थ यानी कि पार्श्व। ठीक है, किसी छड़ अथवा किसी तार को उसकी लंबाई के अनुदेश बल लगाकर खींचा जाता है तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, परंतु उसके व्यास में क्या होगी? कमी होगी। बात को ऐसे समझो, ये देखिएगा, ये मेरे पास एक तार है, ये मेरे पास एक तार है, यह रबड़ है, बहुत मोटी है, इस तरीके का समझ। जब मैं इसको लंबाई के अनुदेश यानी ऊपर की ओर एक फोर्स लगा रहा हूं और इसको नीचे की ओर फोर्स लगा रहा हूं और इसको मैं खींच दूं, तो होगा क्या कि ये जो है अब इसकी जो लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी, पहले की अपेक्षा लंबाई तो बढ़ेगी, लेकिन इसकी लंबाई तो इसकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी जो मोटाई है, अर्थात इसकी जो है, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, इसकी जो चौड़ाई है यानी कि मोटाई बोले तो इसका व्यास कम हो जाएगा, अर्थात ये पतला हो गया तार। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि लंबाई में वृद्धि होगी, लेकिन व्यास में क्या हो जाएगी? इसका व्यास डी है,
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ कम रह जाएगा, डी माइनस स्मॉल, ये इतना कमी होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब बोलेंगे हम, परंतु व्यास में कमी हो जाती है। छड़ के व्यास में परिवर्तन डेल्टा डी तथा प्रारंभिक व्यास डी के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ विकृति कहते हैं, अर्थात पार्श्व विकृति कहते हैं। बात समझ में आ गई आपको कि भैया यहां से देखिएगा, मैं आपका पार्श्व विकृति निकालना चाह रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, पार्श्व विकृति का मतलब क्या है कि व्यास में कितनी कमी हुई, व्यास व्यास में परिवर्तन, व्यास में परिवर्तन बट्टे बट्टे प्रारंभिक व्यास, प्रारंभिक व्यास, अर्थात डेल्टा डी की इसमें कमी हो रही है और प्रारंभिक व्यास इसका डी था, माइनस लगा देंगे तो ये क्या है कि व्यास में कमी हो रही है। ठीक है, आगे चलिए। ऐसे ही अनुदैर्ध्य विकृति, क्षण की लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को हम क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य विकृति। ये तो हमने पहले ही बताया था, अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति क्या होगी भाई कि भैया लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक लंबाई। प्रारंभिक लंबाई हमने इसकी क्या मान ली, एल मान ली, और यहां पर क्या होगी, एल प्लस डेल्टा एल, क्योंकि लंबाई बढ़ गई। ठीक है, तो लंबाई में वृद्धि कितनी हुई, डेल्टा एल की, प्रारंभिक लंबाई एल थी, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, अनुदैर्ध्य विकृति, और ये क्या कहलाएगी, पार्श्व विकृति अर्थात अनुप्रस्थ विकृति। अब आता है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, छोटे क्वेश्चनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, और आगे इसका बहुत बड़ा यूज होगा, जो बड़ा डेरिवेशन में आपको कराने वाला हूं। क्या है, पार्श्व विकृति, सॉरी पाइसन निष्पत्ति या पाइसन अनुपात या पाइसन रेशो। प्रत्यास्थता की सीमा में पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात नियत रहता है, जिसे हम पाइसन रेशो, पाइसन अनुपात कहते हैं। इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात सदैव नियत रहता है, और जिसे हम पाइसन रेशो कहते हैं, अर्थात पाइसन निष्पत्ति या पाइसन अनुपात बराबर पार्श्व विकृति बट्टे अनुदैर्ध्य विकृति। पार्श्व विकृति का फॉर्मूला ये, अनुदैर्ध्य विकृति का ये, तो डेल्टा डी की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, एल की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, और माइनस चिन्ह केवल यह बताएगा कि ये चिन्ह यानी कि छड़ को खींचने पर उसके आयतन में, उसके व्यास में कमी होती है। तो यहाँ ऋणात्मक चिन्ह प्रदर्शित करता है कि छड़ को खींचने पर लंबाई में वृद्धि होती है, परंतु उसके व्यास में कमी होती है, व्यास कम होता है। ठीक है, व्यास में क्या होगी, कमी होगी, व्यास में कमी होती है। आगे चल के पाइसन निष्पत्ति एक विमाहीन राशि है, जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब आगे एक और नोट नंबर 2, यह एक विशुद्ध संख्या है। पाइसन निष्पत्ति एक विशुद्ध संख्या होती है, जिसका सैद्धांतिक रूप में -1 से 0.5 के बीच इसका मान होता है, परंतु जिसका मान सैद्धांतिक रूप से -1 और 0.5 के बीच होता है, परंतु वास्तव में इसका जो मान होता है 0 से 0.5 के बीच होता है, जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। बात खत्म। आगे का मोस्ट डेंजरस, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपोर्टेंट, इस चैप्टर का 15 नंबर का सवाल आने के चांसेस हैं 99%। यहां से 99%, कभी कभी ये आधा डेरिवेशन आता है तो 7.5 में, तो 99% चांसेस हैं। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, विभिन्न प्रत्यास्थता गुणांकों के बीच संबंध, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कराएंगे हम कल। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे कुछ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।